ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुनते ही जहन में रंग बिरंगे मसाले, अपार दौलत और एक विशाल साम्राज्य की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस दिलचस्प छवि के पीछे एक जटिल और अक्सर क्रूर इतिहास छुपा है, जिसने ब्रिटेन और भारत दोनों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एक साधारण व्यापारिक उपक्रम के रूप में हुई थी। इसका लक्ष्य सरल था, ईस्ट इंडीज के साथ लाभदायक मसाला व्यापार में हिस्सेदारी हासिल करना। हालांकि जो एक विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह अंततः एक दुर्जेय राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल गया, जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। कंपनी की कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और सत्ता की अत्याशा को रिलेंटलेस खोज की कहानी है। यह टकराती संस्कृतियों, शोषण और प्रतिरोध की और उपनिवेशवाद के गहन और स्थायी प्रभावों की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी एक साम्राज्य बन गई। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन के व्यापारियों के एक समूह को एक रॉयल चार्टर प्रदान किया। यह चार्टर न केवल एक दस्तावेज था, बल्कि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने व्यापार की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। इस चार्टर ने उन्हें ईस्ट इंडीज में अंग्रेजी व्यापार पर एकाधिकार दे दिया। यह एकाधिकार उन्हें व्यापारिक मार्गों और संसाधनों पर नियंत्रण पाने का अधिकार देता था, जो उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण था। और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। यह कंपनी जल्द ही एक शक्तिशाली व्यापारिक संगठन बन गई, जिसने आने वाले वर्षों में अपने प्रभाव को बढ़ाया। कंपनी की शुरुआती यात्राएं खतरों से भरी थीं। समुद्री तूफान, अज्ञात जलमार्ग और अपरिचित तटों ने इन यात्राओं को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। तूफान, बीमारी और शत्रुतापूर्ण प्रतिद्वंद्वियों ने निरंतर खतरा पैदा किया। इन खतरों के बावजूद कंपनी के नाविक और व्यापारी अपने मिशन पर डटे रहे। लेकिन लाभ का लालच प्रबल था और कंपनी डटी रही। व्यापारिक लाभ और समृद्धि की संभावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत में व्यापारिक पद स्थापित किए। पहले 1609 में सूरत का व्यापारिक पद कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और फिर 1629 में मद्रास का व्यापारिक पद भी कंपनी के व्यापारिक नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण जोड़ था, क्योंकि ये चौकियां मसालों, वस्त्रों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं में कंपनी के बढ़ते व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इन वस्तुओं की मांग यूरोप में बहुत अधिक थी, जिससे कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। हालांकि कंपनी की सफलता पर किसी का ध्यान नहीं गया। यूरोप में अन्य व्यापारिक शक्तियों ने भी इस सफलता को देखा और अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर पुर्तगाली और डच की पहले से ही पूर्व में मजबूत उपस्थिति थी। इन प्रतिद्वंद्वियों ने कंपनी के लिए नई चुनौतियां पैदा की। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और कीमती संसाधनों तक पहुंच के लिए अंग्रेजों ने खुद को एक भयंकर प्रतिस्पर्धा में बंद पाया। यह प्रतिस्पर्धा न केवल व्यापारिक थी, बल्कि राजनीतिक और सैन्य भी थी। इस प्रतिस्पर्धा के दूरगामी परिणाम होंगे, अंततः कंपनी के भाग्य को आकार देंगे। यह प्रतिस्पर्धा कंपनी को और भी मजबूत और संगठित बनने के लिए मजबूर करेगी और एक व्यापारिक उद्यम से एक औपनिवेशिक शक्ति में इसके परिवर्तन के लिए मंच तैयार करेगी। इस परिवर्तन ने न केवल कंपनी के भविष्य को बदल दिया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को भी नया मोड़ दिया। 1757 का वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी और वास्तव में स्वयं भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह प्लासी के युद्ध का वर्ष था, एक निर्णायक संघर्ष जिसने उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध ने महत्वाकांक्षी युवा क्लर्क से सैनिक बने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। भारी संख्या में कम होने के बावजूद क्लाइव की चालाक रणनीति और नवाब के सेनापति को अच्छी तरह से रिश्वत देने से कंपनी के लिए आश्चर्यजनक जीत हासिल हुई। प्लासी का युद्ध
सिर्फ एक सैन्य जीत से कहीं बढ़कर था। यह राजनीतिक परिदृश्य में एक जबरदस्त बदलाव था। इसने भारत में एक व्यापारिक कंपनी से एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक ताकत में कंपनी के परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। बंगाल का धन अब उनके चरणों में था और इसके साथ ही उपमहाद्वीप को अपनी छवि में फिर से आकार देने का अवसर भी था। भाग 4। कंपनी की पकड़ मजबूत होती है, शक्ति का विस्तार और समेकन। यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्लासी में अपनी जीत से उत्साहित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नई मिली शक्ति को मजबूत करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस निर्णायक युद्ध ने कंपनी को बंगाल के विशाल संसाधनों और राजस्व पर नियंत्रण करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कठपुतली नवाब को पदच्युत कर दिया, जिसे उन्होंने स्थापित किया था, और बंगाल के प्रशासन और उसके आकर्षक राजस्व पर सीधा नियंत्रण कर लिया था। इस कदम ने कंपनी को न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक शक्ति भी प्रदान की। लंदन वापस बहने वाले इस धन ने और विस्तार को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से बहुत लाभ हुआ, जिससे कंपनी को और अधिक संसाधन प्राप्त करने और अपने सैन्य बल को बढ़ाने का अवसर मिला। क्लाइव और बाद में आर्थर वेलेस्ली जैसे शख्सियतों के नेतृत्व में कंपनी की सेनाएं आकार और ताकत में बढ़ती गईं। इन नेताओं ने सैन्य रणनीति और कूटनीति का उपयोग करके कंपनी की स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने भारत के व्यापक क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया, अक्सर अपने फायदे के लिए स्थानीय शासकों के बीच प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाते हुए। यह रणनीति उन्हें बिना बड़े संघर्ष के अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में मदद करती थी। संधियाओं की गईं, गठबंधन बने और टूटे, और कूटनीति, साजिश और पार्श्विक बल के संयोजन के माध्यम से कंपनी ने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में अपनी पहुंच बढ़ा ली। इन संधियों ने कंपनी को स्थानीय शासकों के साथ अपने संबंधों को नियंत्रित करने और अपने हितों को सुरक्षित करने का अवसर दिया। कंपनी का शासन कभी भी उदार नहीं था। उन्होंने अपने शासन को बनाए रखने के लिए कठोर नीतियों और उपायों का सहारा लिया, जिससे भारतीय जनता पर भारी बोझ पड़ा। उन्होंने भारतीय लोगों के कल्याण के लिए बहुत कम सम्मान के साथ कंपनी और उसके शेयर धारकों के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई नीतियों पर भारी कर लगाया, स्थानीय उद्योगों को पंगु बना दिया। भारतीय कारीगरों और किसानों को भारी करों और शोषणकारी नीतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा। हालांकि यह शोषण बिना चुनौती के नहीं रहेगा। भारतीय जनता में असंतोष और आक्रोश बढ़ने लगा, जिसने भविष्य के विद्रोहों और स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। आक्रोश के बीज बोए गए, भविष्य के विद्रोहों और स्वतंत्रता के लिए बढ़ते आंदोलन के लिए मंच तैयार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी और यह संघर्ष आने वाले दशकों में और भी तीव्र होता जाएगा। अंततः भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। भाग 5। सत्ता की कीमत, शोषण और भारतीय समाज पर इसका प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय समाज पर गहरा और अक्सर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कंपनी ने अपने आर्थिक लाभ के लिए भारतीय संसाधनों का जमकर दोहन किया। उनकी नीतियां कंपनी और उसके शेयर धारकों के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई थीं, जिसमें भारतीय लोगों के कल्याण के लिए बहुत कम सम्मान था। कंपनी ने भारतीय समाज की संरचना को बदलने के लिए कई कठोर कदम उठाए, जिसमें भारतीय लोगों के कल्याण के लिए बहुत कम सम्मान था। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया और अपने स्वार्थ के लिए काम किया। उदाहरण के लिए, एक बार संपन्न कपड़ा उद्योग को ब्रिटिश मिलों से प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया था। भारतीय बुनकरों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी। इससे व्यापक बेरोजगारी और गरीबी फैली, खासकर ढाका जैसे पारंपरिक बुनाई केंद्रों में, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। बेरोजगारी ने भारतीय समाज में अस्थिरता और असंतोष को जन्म दिया। खासकर ढाका जैसे पारंपरिक बुनाई केंद्रों में
इसी तो अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के बुनकरों की स्थिति विशेष रूप से दयनीय हो गई थी, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका का ऐतिहासिक महत्व और उसकी बुनाई की परंपरा ब्रिटिश शासन के कारण लगभग समाप्त हो गई। राजस्व के लिए कंपनी की अतृप्त मांग के कारण किसानों पर करों का भारी बोझ पड़ा। किसानों को अपनी उपज का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। किसानों को भोजन के बजाय नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कमी और अकाल पड़ा। नकदी फसलों की खेती ने खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जिससे कमी और अकायत ही अकाल पड़ा। अकाल के दौरान लाखों लोग भूख से मर गए और कई परिवार बर्बाद हो गए। कंपनी का प्रशासन, जो अक्सर भ्रष्ट और अकुशल था, ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने भारतीय जनता की समस्याओं को और गंभीर बना दिया। भारतीय समाज का ताना बाना ही टूट रहा था और आक्रोश के बीज जड़ पकड़ रहे थे। सामाजिक ताने बाने के टूटने से भारतीय समाज में अस्थिरता और विद्रोह की भावना बढ़ी और आक्रोश के बीज जड़ पकड़ रहे थे। इस आक्रोश ने अंततः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता और संघर्ष की भावना को प्रज्वलित किया।